करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। यूपी के गोरखपुर से पाकिस्तान से आए 2 आत्मघाती हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आतंकी वाराणसी जा रहे थे, तभी इन्हें धर दबोचा गया। बताया जाता है कि इन आतंकियों के टारगेट पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ गए। एटीएस ने इन दोनों आतंकियों के कब्जे से AK-47 राइफल, 4 पिस्टल समेत कई विस्फोटक भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मूल के दोनों आतंकियों ने तालिबान से आत्मघाती हमला करने की ट्रेनिंग ली थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू और वकास से हुई पूछताछ के बाद इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों का सुराग मिला, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इन दोनों को गोरखपुर में धर दबोचा। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की हिट लिस्ट में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। हिट लिस्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी तहसीन और वकास ने यह खुलासा किया। तहसीन और वकास से हुई पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि लश्कर-ए-तैयबा ने मुख्य रूप से 4 भारतीय नेताओं को हिट लिस्ट में रखा है। मोदी, राहुल के अलावा इस हिट लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और अरविंद केजरीवाल भी है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है और शर्त के मुताबिक सहारा को 10,000 करोड़ की रकम जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की जमानत के लिए बुधवार को शर्त तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी के पास 10,000 करोड़ जमा कराने होंगे, 5,000 नकदी और 5,000 बैंक गारंटी के रूप में। सहारा अगर 10,000 करोड़ देता है तो ही रिहाई संभव है। निवेशकों के करीब 20,000 करोड़ रुपए भुगतान नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 4 मार्च से ही सुब्रत रॉय दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं और अब सुब्रत रॉय की रिहाई की उम्मीदें जग गई हैं। बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन को इस्तीफा देना होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। हालांकि श्रीनिवासन ने कहा है कि वो कानूनी बहस को तैयार है, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि श्रीनिवासन पद पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं। आदर्श घोटाले में दर्ज एफआईआर से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण का नाम हटेगा या नहीं, इस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला हो सकता है। सीबीआई ने नाम हटाने के लिए अर्जी दी है। हालांकि सीबीआई की अर्जी निचली अदालत में पहले ही खारिज हो चुकी है। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में हुए फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप मामले में आज दोषियों की सजा का ऐलान होगा। इस मामले में कोर्ट पहले ही सभी आरोपियों को दोषी करार दे चुका है। कल फैसला आना था, जिसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। इससे पहले कल दिल्ली में भारत विजय रैली में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी ने बडोदरा में कांग्रेस के उम्मीदवार बदलने पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर दलितों का अपमान किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ से भारत विजय अभियान की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। मोदी ने AK-47, AK एंटनी और AK-49 यानी अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का मददगार बताया। मोदी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी की वेबसाइट के नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट तक बता डाला। मोदी ने इशारों में केजरीवाल के सहयोगी प्रशांत भूषण पर भी कश्मीर को अलग करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मदद करने वालों में दूसरा AK यानी AK एंटनी को बताया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। मोदी ने एक बार फिर से राहुल को शहजादा कहकर पुकारा। उन्होंने राहुल गांधी के कांग्रेस की सोच वाले बयान पर चुटकी ली। नरेंद्र मोदी ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन वंशवाद से मुक्त कराना है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को देश के जवानों और किसानों की कोई चिंता नहीं है। अपने विरोधियों पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि जनता को सेकुलरिज्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मोदी ने पाकिस्तानी विस्थापितों का मुद्दा उठाकर भी सरकार को घेरा। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता मिल जाती है तो पाकिस्तान से आए भारतीयों को क्यों नहीं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक बार फिर से 60 महीने सत्ता देने की गुजारिश की। मोदी ने दावा किया कि वो 60 साल की बर्बादी से देश को 60 महीने में उबार लेंगे। भारत विजय अभियान की शुरुआत करने से पहले नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी पहुंचकर मां के दर्शन किए। वैष्णो माता के मंदिर तक नरेंद्र मोदी घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। मोदी सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे और उस दौरान कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार धारा 370 पर बहस की चुनौती देने वाले मोदी इस बार मुद्दा क्यों भूल गए। उन्होंने कहा कि वो जनता को धोखा देकर देश का पीएम बनना चाहते हैं। मोदी और केजरीवाल के बीच हुई जुबानी जंग का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जैसे ही मोदी ने केजरीवाल के लिए AK-49 वाला बयान दिया, आम आदमी पार्टी के लिए चंदे बरसने लगे। बुधवार को 1 करोड़ से ज्यादा का चंदा आम आदमी पार्टी को मिला। उधर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे पाकिस्तान का एजेंट और AK-49 कहा, यह पीएम पद के दावेदार को शोभा नहीं देता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मोदी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते, वो खुली बहस के न्योते को क्यों टाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही 2 दिनों के वाराणसी दौरे के बाद दिल्ली लौट आए हों, लेकिन 14 अप्रैल से उनका वाराणसी दौरा फिर से शुरू होगा। 14 अप्रैल से लगातार 1 महीने तक वाराणसी में रहकर केजरीवाल प्रचार करेंगे और नरेंद्र मोदी को घेरेंगे। इससे पहले कल वाराणसी के दौरे के अपने दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया। रोड शो से पहले उन्होंने भारत माता मंदिर में दर्शन किए। वाराणसी में केजरीवाल को कल भी विरोध का सामना करना पड़ा। केजरीवाल को रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। इनका आरोप था कि उन्होंने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देकर जनता के साथ धोखा किया। उधर गुजरात सरकार ने अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया जिसमें मोदी सरकार पर अंबानी अदानी से रिश्ते, गुजरात में किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण जैसे आरोप लगाए गए थे। गुजरात सरकार ने 16 पन्नों का बयान जारी करके आरोपों का जवाब दिया। गुजरात सरकार ने अपने बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलने की अपनी राजनीतिक परंपरा के मुताबिक गुजरात और नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ फैलाया है। देश की जनता इसका जवाब देगी। गुजरात सरकार ने कहा है कि केजरीवाल बेबुनियाद और तथ्यों से परे आरोप लगा रहे हैं। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी भी वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे। वो कौमी पार्टी एकता की तरफ से वाराणसी में उम्मीदवार होंगे। मुख्तार वाराणसी के साथ साथ घोसी से भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज नॉर्थ ईस्ट दौरा है और उन्हें 3 रैलियां करनी है। राहुल नागालैंड के कोहिमा में पहुंच चुके हैं, वहां पर जनसभा भी शुरू हो चुकी है। उसके बाद वो असम के सोनितपुर और डिब्रूगढ़ में रैली करेंगे। कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में पार्टी ने अपना नया नारा दिया, आपकी आवाज हमारा संकल्प। सोनिया ने राइट टू हेल्थ, राइट टू होम के साथ राइट टू पेंशन भी देने का वादा किया। सोनिया ने 2017 तक झुग्गियों की जगह पक्के घर देने, सभी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दें, साथ ही 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का वादा किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि विकास दर को अभी और बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम 2009 में किए गए 90% वादे पूरे कर चुके हैं। साथ ही राहुल ने बताया कि इस मैनिफेस्टो को महिलाओं, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, कारोबारियों से सुझाव के बाद तैयार किया गया। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की विचारधारा लोगों को लड़ाने वाली है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस वाराणसी में मोदी को कड़ी चुनौती देगी। साथ ही सोनिया ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले मोदी की विचारधारा लोगों को लड़ाने वाली है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया कि कांग्रेस वाराणसी में मोदी को कड़ी चुनौती देगी। साथ ही सोनिया ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले होने वाले ओपिनियन पोल को सही नहीं मानती। सोनिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ओपिनियन पोल अप्रत्याशित होंगे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करने से पहले 6 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया जिसमें दिखाया गया कि राहुल गांधी ने देश में अलग अलग जगहों पर घूमकर करीब 10,000 लोगों की राय ली। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को घोषणा पत्र नहीं घोटाला पत्र पेश करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के साथ धोखा और देश की जनता का अपमान बताया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे कराया जिसमें उसे बेहद निराशा करने वाले नतीजे मिले हैं। आंतरिक सर्वे से निराश कांग्रेस को अब सिर्फ बीजेपी के अंदर मची घमासान और झगड़े से ही फायदे की उम्मीद लग रही है। कांग्रेस मान रही है कि बीजेपी में बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी से उसे फायदा मिल सकता है। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती को रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया जा सकता है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर भी इस पर करीब करीब सहमति बन गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी बीजेपी नेता उमा भारती के सामने रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। रामदेव ने कहा कि उमा भारती सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर उमा भारती मेरे प्रस्ताव को मंजूर करती हैं तो मैं खुद रायबरेली जाऊंगी और उमा भारती के समर्थन में अपने लोगों के साथ चुनाव प्रचार करूंगा। बाबा रामदेव ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति से सोनिया का पत्ता कटना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझसे चुनाव लड़ने को कहा लेकिन मैंने राजनीति में न आने की भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है।
उधर दिल्ली में लगाए गए योग शिविर पर बाबा रामदेव को आज चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। रामलीला मैदान में हुए योग महोत्सव में नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी के कुछ नेताओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी से तो वो निपट लेंगी, लेकिन बीजेपी के अंदर अफवाह फैलाने वाले नेताओं से कैसे पार पाए। बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पर अपने मुहावरों का मास्टर स्ट्रोक चलाया। सिद्धू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए नागपुर में चुनावी मैदान पर बैटिंग करने पहुंचे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी से बाहर अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। मायावती आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत मुंबई नॉर्थ वेस्ट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। राखी पहले बीजेपी से टिकट चाहती थी, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से राखी का मुकाबला एमएनएस नेता और फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर। इस सीट से समाजवादी पार्टी के कमाल खान मैदान में है। राखी कहती है कि उनको सियासत में लाने का श्रेय शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को। मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने बेटे फरहान आजमी को उम्मीदवार बनाया है। फिल्म अभिनेता सनी देओल शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल यहां से मनीष तिवारी सांसद हैं। पूर्व सांसद और अभिनेता विनोद खन्ना ने गुरदासपुर से टिकट मिलने के बाद बाटला में रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश सरकार को चोर बता डाला। मेनका ने कहा कि सरकार के मंत्री सिर्फ लूटना जानते हैं। मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को मथुरा में हेमा मालिनी को 10 चार पहिया वाहनों में रोड शो करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनके साथ 30 गाड़ियां थी। चुनाव आने के साथ ही नेता देवी देवताओं से आशीर्वाद देने के लिए मंदिरों में हाजिरी लगाने लगे हैं। इसी कड़ी में मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची। केंद्रीय मंत्री और रांची से कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय का बड़ा झूठ सामने आया है। सहाय ने चुनाव आयोग से अपनी उम्र 2 साल कम बताते हुए 60 साल बताई है। वहीं सहाय ने इस मामले में कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग ने कहा कि जांच के बाद बताएंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के गुना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैलेंद्र कुशवाहा पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। शैलेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाने वाली लड़की का कहना है कि वो आप पार्टी से जुड़ी रही है। लड़की का आरोप है कि शैलेंद्र और उसके साथियों ने उसे धमकियां भी दी है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी यूपी के मंत्री जयशंकर पांडेय को पुलिस खोज नहीं पा रही है, लेकिन वो इंडिया न्यूज के कैमरे में फैजाबाद के एक होटल में आराम फरमाते हुए कैद हुए हैं। इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद होते ही यूपी के मंत्री जयशंकर पांडेय के पसीने छूट गए। जब इंडिया न्यूज ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट की जानकारी उन्हें नहीं है और वकील ने जानकारी भी नहीं दी थी। यौन शोषण मामले में सलाखों के पीछे पहुंचे आसाराम का महापाखंड इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आसाराम अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इंडिया न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया कि वो बिल्कुल फिट हैं। इंडिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में आसाराम के ढोंग का खुलासा उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस वाले ने ही किया। साथ ही आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले ने भी कबूल किया कि वो झूठी बीमारी का ढोंग कर अस्पताल में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार के खिलाफ दंगों पर सही तरीके से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यूपी सरकार दंगों को रोकने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने शुरुआत में ही ढिलाई बरती, जिससे दंगे और भड़क गए। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद बीजेपी ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला और यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मुजफ्फरनगर दंगे पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सीएम अखिलेश यादव में नैतिकता बची है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60 सालों में काले धन को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। बिहार के हाजीपुर में बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हुए। दिल्ली के शादरा में फ्लाईओवर पर एक ट्रक पलट गया। उसके पास पंजाब से आ रहा ट्रक पलट गया। तेज रफ्तार ट्रक का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अजय नाम का ये शख्स देर शाम अपने काम से घर लौट रहा था। यूपी के कुशीनगर में एक महिला की पिटाई कर उसे घुमाने का मामला सामने आया है। मामूली विवाद में दबंगों ने इस महिला को लाठी डंडों से पीटा। मुंबई से सटे भाईंदर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
पंजाब के रायकोट में पुलिस ने एक महिला समेत 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से रिवॉल्वर और कारतूस भी बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोगों ने एक ढाबे पर जमकर तोड़फोड़ की और ढाबे के मालिक की पिटाई कर दी। चंडीगढ़ में बुधवार रात आईटी कंपनी इंफोसिस के दफ्तर में आग लग गई। आग कंपनी के अंदर बने फूड कोर्ट में लगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कानपुर में वोट मैराथन दौड़ का आयोजन करवाया। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के इरादे से कानपुर की नन्ही जलपरी श्रद्धा उतरी है। बुधवार को वो 120 किलोमीटर तैरते हुए रायबरेली पहुंची। उसका इरादा कानपुर से इलाहाबाद तक 280 किलोमीटर तैरते हुए जाने का। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला दोपहर 3 बजे नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। T20 वर्ल्ड कप में कल भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से है। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। उसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू गैत को उम्र कैद की सजा हो सकती है। एक अमेरिकी कोर्ट ने अबू गैत को अमेरिकी लोगों की हत्या की साजिश रचने का दोषी माना। मलेशिया के लापता विमान के दक्षिणी हिंद महासागर में क्रैश होने के अहम सबूत मिले हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में 122 चीजें दिखाई दी हैं। माना जा रहा है कि ये चीजें विमान से जुड़ी हो सकती हैं। बुधवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का शानदार आगाज हुआ। तरुण तहलियानी के शो में रैंप पर शिल्पा शेट्टी नजर आई। सलमान खान धूम सीरीज की अगली फिल्म में धूम मचाते नजर आ सकते हैं। ऐसी खबर है कि सलमान धूम 4 में विलेन की भूमिका में दिख सकते हैं। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर आलिया भट्ट के साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे। खबर है कि विकास बहल की आने वाली फिल्म में शाहिद और आलिया की जोड़ी नजर आएगी। अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म 2 स्टेट्स का नया गाना रिलीज हो गया है। फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होगी।